स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे जो नई पेंशन स्कीम सरकार लेकर आई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके बारे में कि ये एनपीएस और यूपीएस ओपीएस से कितनी जुदा है, कितना अंतर इन दोनों स्कीम्स में है और इससे कर्मचारियों को कितना फायदा होगा। केंद्र सरकार ने शनिवार को नई पेंशन व्यवस्था लागू करने की बात कही। इस स्कीम को नाम भी दे दिया गया है, मतलब अब यह नाम ओपीएस और एनपीएस से जुदा है। नई स्कीम का नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस रखा गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी भी दे दी है। इस स्कीम में 25 साल काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी, यानी कि किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक नौकरी की है तो उसे रिटायरमेंट के तुरंत पहले अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 10 साल की नौकरी करने के बाद में कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने नई पेंशन स्कीम यूपीएस पर गहरी नाराजगी भी जाहिर की है। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि ये सरकार ने कर्मचारी वर्ग के साथ छल किया है। किसी भी सूरत में यूपीएस मंजूर नहीं होगा। वो गारंटीकृत पुरानी पेंशन बहाली के लिए दोबारा से हल्ला बोल की तैयारी में जुट गए हैं। केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों के कर्मचारी संगठन जो ओपीएस के लिए आंदोलन कर रहे थे, वो जल्द ही अपनी आगामी रणनीति का खुलासा करेंगे। लेकिन मोदी सरकार ने जिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को मंजूरी दी है, वो पेंशन सिस्टम 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। सूचना मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी अब सेवानिवृत्त से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। उन्होंने कहा कि पेंशन के तौर पर वेतन का 50% पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि न्यूनतम 10 साल तक की सेवा अवधि के लिए भी अनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी। वहीं अब कर्मचारियों के पास में एनपीएस और यूपीएस स्कीम में से किसी एक को चुनने की भी आजादी होगी। कर्मचारी चाहे तो वो जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसको भी चुन सकते हैं और जो एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम है उसको भी चुन सकते हैं, यानी कि दोनों में से किसी एक को चुनने की आजादी कर्मचारियों के पास होगी। ऐसे में हम आपको बताते चलें कि इन दोनों पेंशन स्कीम में अंतर क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएस और एनपीएस के बारे में कि इन दोनों में क्या अंतर है। कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहला पॉइंट यही है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिक्स पेंशन मिलेगी। नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में बाजार के रिटर्न पर पेंशन तय होती है जो कम ज्यादा होती रहती है। दूसरा है, इसमें पेंशन की तरह यूपीएस में भी कर्मचारी सैलरी का 10% पेंशन के लिए जमा करेंगे, जबकि सरकार 18.5% देगी। अभी तक सरकार 14% दे रही थी। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि यूपीएस में सरकारी कर्मचारी को 25 साल नौकरी करने के बाद फिक्स पेंशन के अलावा एक मुश्त राशि भी मिलेगी। महंगाई दर के हिसाब से ये पेंशन बढ़ेगी। एनपीएस में बहुत कर्मचारियों को बहुत कम रुपये ही मिल रहे थे। चौथा बिंदु इसमें यह है कि एनपीएस में कोई भी सुनिश्चित पेंशन नहीं था। यूपीएस में 25 साल की सेवा के बाद में आखिरी सैलरी का कम से कम 50% पेंशन सुनिश्चित हो जाएगा। पांचवा बिंदु इसमें यह भी है कि यूपीएस में 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, हालांकि यूपीएस में यही प्रावधान है। एनपीएस में बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर रहता है और यूपीएस में बाजार पर निर्भरता काफी घटी है। एनपीएस को 2004 में शुरू किया गया था। इसके बाद 2009 में इस स्कीम को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया था। एनपीएस का मैनेजमेंट पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है। तो ये दोनों स्कीम में अंतर था, लेकिन सरकार की नई घोषणा से कई कर्मचारियों के मन में एक साथ कई सवाल उठने लगे हैं। मसलन यूनिफाइड पेंशन स्कीम मौजूदा एनपीएस से कितनी जुदा है, कितनी अलग है और उनके लिए कौन सी फायदेमंद है। एनपीएस फायदेमंद है या यूपीएस फायदेमंद है। नई स्कीम में कोई पेच तो नहीं फंसेगा। ऐसे में हम आपको 8 या 10 सवालों के माध्यम से इस पूरे मामले की पड़ताल की है हमने और जो आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, पहला सवाल क्या है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस क्या है और यह
कब से लागू होगी, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, लेकिन थोड़ा और डिटेल्स में आपको बताऊंगा। अब हम थोड़ा पीछे से शुरुआत करेंगे, फ्लैशबैक में चलेंगे। पहले तो दिसंबर 2003 की मैं बात करूंगा। दिसंबर 2003 तक सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस लागू थी। जनवरी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है और इसे हटाकर न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस लेकर आती है। एनपीएस पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, इसके खिलाफ में लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। मोदी सरकार ने अप्रैल 2023 में टीबी सोमनाथ की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने हर स्टेट के वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल सेक्रेटरी, नेताओं, कर्मचारियों, यूनियन के साथ में चर्चा की और उसके बाद में कमेटी ने कैबिनेट को न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव के लिए कुछ जरूरी सिफारिशें की। 24 अगस्त 2024 को मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को मंजूरी दी। इसके अगले वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2025 से इसे लागू किया जाएगा। ये सरकार की योजना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और कैबिनेट सचिव टीबी सोमनाथन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में इससे अप्रूवल मिला है, यानी कि इसे मंजूरी मिल चुकी है, कुल मिलाकर ये कहा जाए। अब दूसरा सवाल यह है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नया क्या है जो पुरानी जो एनपीएस था उसमें नहीं है, तो इसमें ऐड हुआ होगा। इस सवाल का हम जवाब जानेंगे। देखिए, सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की 5 बड़ी खूबियां गिनाई है जो कि एनपीएस से जुदा है, अलग है। क्या है, पहली बताता हूं आपको। आखिरी साल की औसत सैलरी की 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीने की बेसिक पे के औसत का 50% बतौर पेंशन दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी साल में 50,000 रुपए बेसिक पे मिलती थी, तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपए मिलेंगे। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि 25 साल से कम नौकरी पर उसी अनुपात में पेंशन मिलेगी, जैसे कि औसत बेसिक पे की 50% पेंशन उन्हें मिलेगी जिन्हें नौकरी करते हुए करीब 25 बरस या उससे अधिक हो गए हों। 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा सर्विस होने पर उसी अनुपात में कम पेंशन मिलेगी। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये भी रखा कि 10 साल या ज्यादा नौकरी करने वालों को मिनिमम 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम नौकरी की है तो उसकी बेसिक पे भले ही कितनी कम हो, उसे पेंशन में कम से कम 10,000 रुपए जरूर मिलेंगे। मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी ने 12 वर्ष की सर्विस के बाद किसी वजह से रिटायरमेंट ले लिया है और उसकी बेसिक पे भी 20,000 रुपए से कम है, तो भी उसे हर महीने करीब करीब 10,000 रुपए जरूर मिलेंगे। इसमें इन्फ्लेक्शन यानी कि महंगाई भी जोड़ दी जाएगी। अश्विनी वैष्णव के अनुसार महंगाई जोड़े जाने पर आज के अनुसार यह पेंशन करीब 15,000 रुपए बैठ सकती है, बैठेगी कुल मिलाकर के। और चौथा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि फैमिली को पेंशन की 60% तय रकम और डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है किसी कारण बस, तो उसके फैमिली यानी कि उसके परिवार को पेंशन, अगर कर्मचारी उस समय रिटायर हो गया होगा तो उसे जो पेंशन मिलती थी उसका 60% हिस्सा मिलेगा। साथ ही परिवार को मिनिमम डियरनेस रिलीफ का भी पैसा मिलेगा। यानी पहले डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए कहते हैं, यह भी मिलेगा। और यह डियरनेस रिलीफ यानी कि AICPI यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अनुसार मिलेगा। और पांचवा पॉइंट ये भी बताया कि पेंशन के अलावा लम सम अमाउंट ये भी सरकार देगी। सरकार हर कर्मचारियों को उसकी हर 6 महीने की नौकरी पर पूरी करने पर इन महीनों की उसकी सैलरी और डीए का 10% हिस्सा देगी। यानी 6 महीने की बात कर रहा हूं। रिटायरमेंट के बाद लम सम अमाउंट के बतौर देगी। और ऐसे में समझिए कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल 3 महीने की नौकरी की है तो उसे 10 साल की सैलरी का डीए 10% बतौर लमसम अमाउंट दिया जाएगा।
ये सरकार ने 5 पॉइंट रखे हैं। तो इस 5 पॉइंट के माध्यम से सरकार ने ये समझाने की कोशिश की है कि ये जो हमने 5 बिंदु मिलाए हैं, ये एनपीएस से जुदा है, इससे अलग मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे कर्मचारी है, केंद्रीय कर्मचारी, उनको जरूर फायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं वो इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब तीसरा सवाल क्या था, तीसरे सवाल पर हम आते हैं। सवाल नंबर 3 था कि क्या केंद्र और राज्य के सभी कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे या सिर्फ केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये पेंशन स्कीम लागू की है। इसका जवाब है नहीं, यूपीएस अभी सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, यानी कि स्टेट कर्मचारियों के लिए नहीं है। इन कर्मचारियों की संख्या करीब 23 लाख के आसपास होती है। भविष्य में राज्य भी चाहे तो इस योजना के प्रावधानों को अपने यहां लागू कर सकते हैं, स्टेट चाहे तो। अगर सभी राज्य इसे अपना लें तो राज्य और केंद्र मिलाकर कुल 90 लाख कर्मचारी इसके दायरे में आ जाएंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसे अपनाने की बाध्यता नहीं है। अगर वे चाहे तो ही उन्हें यूपीएस के तहत लाभ दिया जाएगा। अगर वो एनपीएस के तहत ही अपनी पेंशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार ने छूट दी है, आजादी दी है, तो ये बड़ी राहत की बात है। अब सवाल नंबर 4 पर आते हैं। सवाल नंबर 4 है, मौजूदा एनपीएस में ऐसी क्या कमियां रही है जिसका लंबे वक्त से विरोध हो रहा था, आंदोलन हो रहे थे और ओपीएस की मांग उठी थी। इसका जवाब हम जानेंगे। देखिए, मैंने पहले भी बताया आपको कि दिसंबर 2003 तक लागू ओपीएस में सरकार अपने खजाने से कर्मचारियों को एक तय पेंशन का भुगतान करती थी और इसीलिए इसे कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित पेंशन स्कीम माना जाता था। कर्मचारी इसे बुढ़ापे की लाठी कहते थे। वाजपेयी सरकार ने खर्च का बोझ कम करने के लिए 1 जनवरी 2004 को एनपीएस योजना लागू कर दी, लेकिन इसका भी बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। एनपीएस का विरोध करने वाले कर्मचारियों का तर्क था कि एनपीएस के तहत पेंशन शेयर मार्केट पर निर्भर होती है। शेयर मार्केट में पेंशन का एक हिस्सा निवेश करने पर फायदा नहीं हुआ तो पेंशन कम हो जाएगी। साथ ही एनपीएस के तहत कर्मचारियों को सैलरी से पैसा कटवाना पड़ रहा है, जबकि ओपीएस में बिना पैसा काटे एक मुश्त रकम पेंशन के तौर पर मिल जाती थी। इसलिए इसका विरोध हुआ। अब 5वां सवाल हम जानेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में फर्क क्या था, जिसकी वजह से अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाना पड़ा। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली यानी कि डीबीपीएस भी कहा जाता है। वहीं एनपीएस को परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली यानी कि डीसीपीएस भी कहा जाता है। और इसी बात में दोनों का मूल अंतर छिपा हुआ है। मूल अंतर क्या है? ओपीएस में लाभ है जबकि एनपीएस में योगदान। लाभ और योगदान में आप समझ गए होंगे। योगदान का मतलब है कि सरकार की बैसाखी पर, और लाभ यानी कि सरकार को लाभ देना ही पड़ेगा। यही दोनों में फर्क है, लाभ और योगदान का। अब देखिए, एनपीएस एक इन्वेस्टमेंट का प्लान है। कैसे है वो आपको समझाता हूं। एनपीएस को सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह शुरू किया गया था और ये कहा गया था कि निवेश के चलते कर्मचारियों को पेंशन की रकम में कुछ पैसा बढ़कर भी मिल सकता है। दूसरा है कि एनपीएस के तहत कर्मचारियों को कई बैंकों, वित्तीय संस्थानों और प्राइवेट कंपनियों के जरिए कई स्कीमों में निवेश कर सकते हैं, जैसा कि आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी जैसी बैंक और एलआईसी कुल 9 पेंशन फंड मैनेजर्स ये स्कीम प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा था, हाई रिस्क के बावजूद भी इन स्कीम्स में निवेश पर 15% तक ही रिटर्न मिलता है, जबकि घाटा होने पर नुकसान भी हो सकता है। और चौथा इसमें यह था कि एनपीएस के तहत कर्मचारी की सैलरी और डीए का 10% पैसा कटता रहता है और सरकार भी कर्मचारियों की सैलरी का 14% हिस्सा अपने पास उसके फंड में जमा करती जाती है। इस फंड का एक हिस्सा कर्मचारी किसी भी समय निकाल सकता है, जिसे हम भविष्य निधि कहते हैं। और 5वां यह था कि अगर फंड का 60% तक पैसा निकाला जाए तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। बाकी 40% पैसा एन्यूटी यानी कि सालाना पैसा निवेश करने का प्लान, उसमें निवेश कर दिया जाता था, यानी कि निवेश टैक्स दिया जाता था। चूंकि इस रकम का निवेश शेयर मार्केट में हो रहा है, इसलिए यह भी बढ़ सकती है और घट सकती है और टैक्स इसलिए लिया जाता था। और इसमें छठा पॉइंट यह भी है कि इस 40% रकम में संभवतः घटाव बढ़ाव के बाद फंड में बढ़ी
कुल रकम रिटायरमेंट के बाद एक नियमित आय के तौर पर कर्मचारियों को रहती है। मतलब इस रकम से कर्मचारी की हर महीने एक पेंशन बन जाती है। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए कि इसमें ये 7 पॉइंट थे। अब देखिए, ओपीएस एक तय पेंशन का प्लान था, यानी कि सरकार को देना ही पड़ेगा। ओपीएस का मतलब ये था कि सरकार को देना पड़ेगा, तय प्लान है। इसमें क्या था, एनपीएस के उलट ओपीएस में कर्मचारियों को पेंशन के लिए अपने पास से कोई रकम नहीं देनी होती थी। कर्मचारियों को सरकार के खजाने से अपने आखिरी सैलरी का फिक्स 50% बतौर पेंशन मिलता था। इसके साथ ही सरकार हर 6 महीने पर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी देती थी, जिसे एनपीएस के तहत बंद कर दिया गया। ओपीएस के तहत जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ भी मिलता था और ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपए तक कर दी गई थी। इससे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर अतिरिक्त जो था बोझ पड़ रहा था। हालांकि आंकड़े ये भी कहते हैं कि ओपीएस के तहत कुल कर्मचारियों में से 12% को ही पेंशन का लाभ मिलता था। बाकी 88% कर्मचारी पेंशन कवरेज से बाहर रहते थे। ये 5 नंबर का सवाल का जवाब इतना लंबा चौड़ा है। अब बात करते हैं छठे नंबर के सवाल की। छठा नंबर का सवाल क्या है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ओपीएस में और एनपीएस की कौन सी बातें शामिल की गई है, उसका जवाब हम जानेंगे कुछ बिंदुओं के माध्यम से। देखिए, एनपीएस के 3 नियम जो यूपीएस में भी शामिल रहेंगे, कौन से है वो आपको बताता हूं। एनपीएस के तहत अब तक पेंशन देने के लिए कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% पैसा कटवाते थे। यूपीएस के तहत भी अब कर्मचारी अब भी 10% हिस्सेदारी देते रहेंगे। हर 3 साल पर समीक्षा करके सरकार अपनी हिस्सेदारी में बदलाव भी कर सकती है, लेकिन कर्मचारियों की 10% की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मेडिकल रिमेंबर्समेंट और एरियर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, माफ कीजिएगा, नहीं किया गया है। यह दोनों फायदे एनपीएस के तहत भी उसी तरह दिए जा रहे थे जिस तरह ओपीएस में दिए जाते थे। ओपीएस के 2 नियम जो यूपीएस में भी शामिल है, वो कौन से हैं वो भी आपको बता रहा हूं। हर महीने तय पेंशन की मांग के चलते सरकार ने सैलरी की 50% रकम को बतौर पेंशन हर महीने देने की बात कही। ये प्रावधान ओपीएस की ही तरह है। दूसरा क्या है, ग्रेजुएटी और जनरल प्रोविडेंट फंड को लेकर यानी कि यूपीएस में अलग से कोई घोषणा नहीं की गई है। हालांकि यह भी कहा गया है कि हर 6 महीने की सर्विस पूरी होने पर कुल सैलरी और डीए का 10% जोड़कर आखिर में एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हूं लमसम के बारे में। ग्रेजुएटी को भी लमसम अमाउंट ही कहा जाता है। कर्मचारियों के फायदे की 3 बातें जो बिल्कुल नई है वो भी आप सुन लीजिए। कैसी है कि सरकार पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन का 14% पैसा अपने पास से देती थी। अब सरकार ने अपनी हिस्सेदारी 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दी है। एनपीएस के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद घर वालों को मिलने वाली पेंशन की रकम तय नहीं थी और अब यूपीएस के तहत इसे पेंशन का 60% कर दिया जाएगा। और तीसरा है, इसके साथ ही कम सर्विस वाले कर्मचारियों के लिए मिनिमम पेंशन के तहत 10,000 रुपए भी तय कर दिए गए हैं। अब हम 7वें सवाल पर आते हैं। 7वां सवाल क्या है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम से सरकार पर कितना बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कीम अगर निकली है तो बोझ पड़ना लाजमी है। इसका जवाब हम बताते हैं। डॉक्टर सोमनाथन ने बताया कि कर्मचारियों को एरियर का पैसा देने के लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। भाई पेंशन देने के लिए सालाना पैसा मंजूर किया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल साल 2024-25 के लिए सरकार ने 6,250 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह खर्च अगले हर साल बदल सकता है और आपको बता दें कि इसी तरीके से सरकार पेंशन स्कीम देती रहेगी। अब हम जानेंगे आखिरी और 8वां सवाल। 8वां और आखिरी सवाल क्या है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे लोगों का यूपीएस पर क्या कहना है। लोगों का हम यहां पर जवाब जानेंगे। देखिए, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु का कहना है कि अगर सरकार यूपीएस का विकल्प दे सकती है तो फिर ओपीएस का विकल्प देने में सरकार को क्या दिक्कत है। यानी कि देखिए, अगर यूपीएस का विकल्प दे सकती है तो ओपीएस का विकल्प भी देना चाहिए। ये डिमांड फिलहाल फिर अभी भी सरकार के सामने रखी गई है। दिक्कत क्या है, यदि
यूपीएस में बेसिक पे का 50% दे सकते हैं, तो ओपीएस में भी 50% तो देना ही होता है। नाम बदल देने से काम नहीं बदलता है। अभी तक एनपीएस की तारीफ की जा रही थी, अब यूपीएस की दी। अब लेकिन सच यह है कि ओपीएस ही सामाजिक सुरक्षा का कवच है, बुढ़ापे की लाठी है, और लाखों कर्मचारी ओपीएस की ही मांग कर रहे हैं। तो क्यों ना सरकार ओपीएस लागू कर दे। ये कहीं ना कहीं कर्मचारी संगठनों की मांग है। कर्मचारी संगठनों का कहीं ना कहीं ये दावा है कि नाम बदल देने से काम नहीं बदलता है। जिस प्रकार से यूपीएस का विकल्प सरकार ने दिया है, तो ओपीएस का विकल्प भी सरकार को देना चाहिए। सरकार को यह भी सुनना चाहिए कि अगर उन्होंने एनपीएस के बदले यूपीएस लाई है, यूपीएस में एनपीएस का उन्होंने विकल्प दिया है, तो एनपीएस यूपीएस में ओपीएस का विकल्प क्यों नहीं। ये कर्मचारी संगठनों की मांग है। तो फिलहाल आपको बता दिया हमने कि इस पूरी योजना में कि जो अभी एनपीएस और यूपीएस जो दोनों योजना है, उनमें कितना फर्क है, दोनों में नया सिस्टम कैसा है, एनपीएस और यूपीएस में कितना फर्क है, कर्मचारियों का क्या कुछ डिमांड है, क्या कर्मचारियों की सैलरी से पैसा कटेगा या नहीं कटेगा, पूरी डिटेल्स मैंने आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताई है। तो आप भी समझ गए होंगे कि जो यूपीएस स्कीम पेंशन लेकर आई है सरकार, उससे कर्मचारियों को कितना फायदा होने वाला है। सरकार ने विकल्प भी कर्मचारियों के सामने रखे हैं। चाहे तो आप एनपीएस को मानिए, चाहे तो आप यूपीएस को मानिए, दोनों में ही आपको फायदा है। सरकार ने योजना जब लेकर आई है तो कहीं ना कहीं अपने कर्मचारियों के लिए ही है। फिलहाल देश न्यूज का खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।